हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक स्मार्ट। तो चलिए देखते हैं आज कैसा रहा मार्केट का हाल। अगर बात की जाए निफ्टी 50 की तो ओपनिंग तो गैप अप के साथ हुआ, बट शुरुआती स्टेज में हल्का सा प्रेशर देखने को मिला, बट फिर फाइनली ने गजब की तेज़ी दिखाई। जी हाँ दोस्तों, और जैसा कल अपना मार्केट ने परफॉर्मेंस दिया था बिल्कुल वैसा ही या फिर उससे भी बेहतर परफॉर्मेंस दिया आज। तो ऐसा कह सकते हैं कि अभी तो अपना मार्केट बहुत ही अच्छा मूड में दिख रहा है। लग रहा है कि 20,000 को टच करके ही मानेगा। खैर आगे जो भी होगा उस पर अपडेट देते रहूँगा। खैर अब हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट पे जो कि होता है स्टॉक स्पेसिफिक। जी हाँ दोस्तों, तो पहला स्टॉक है रिलायंस। एक्चुअली रिलायंस से रिलेटेड बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज़ आ रहा है, जिसमें ऐसा बताया जा रहा है कि रिलायंस जो है सो इनवीडिया के साथ पार्टनरशिप कर रहा है टू बिल्ड एआई सुपर कंप्यूटर्स इन इंडिया। जी हाँ दोस्तों, और आपको ये अच्छी तरह से मालूम होगा कि एक्चुअली रिलायंस का 46th एजीएम के दौरान मुकेश अंबानी ने कुछ प्रॉमिस किए थे, जिसमें से उन्होंने एक सेंटेंस का प्रयोग किया था जिसमें उन्होंने ऐसा बोला था, एआई टू एवरीवन एवरीवेयर। और लग रहा है कि उसे सच करने की पूरी पूरी कोशिश की जा रही है। तो देखते हैं आगे कैसा इसमें परफॉर्मेंस रहता है। हालांकि आज रिलायंस बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और अपने ऐसा कह सकते हैं कि रेसिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करने की कोशिश किया है। तो देखते हैं आगे इसमें कैसा परफॉर्मेंस रहता है। फिलहाल हम चलते हैं अपने अगले स्टॉक्स पे जो कि है एचडीएफसी बैंक। जी हाँ दोस्तों, एक्चुअली एचडीएफसी से रिलेटेड एक बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज़ आ रहा है, जिसमें ऐसा बताया जा रहा है कि इसमें लगभग $600 मिलियन का इन्फ्लोज आ सकता है। और एक्चुअली ये बताना है नुवामा का। और ये एक्चुअली पैसा का इन्फ्लोज सेंसेक्स और फुटसी के द्वारा होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जिसमें से फुटसी लगभग $500 मिलियन का इन्फ्लोज इसमें करने वाला है, तो वहीं सेंसेक्स अपने बीटेस को चेंजिंग करने के कारण इसमें $102 मिलियन का इन्फ्लोज करेगा। और ये एक्चुअली एचडीएफसी बैंक के लिए बहुत ही बढ़िया न्यूज़ है। और जैसा कि आपको मालूम होगा कि एचडीएफसी बैंक लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बढ़िया स्टॉक्स है। तो अभी फ़िलहाल हम चलते हैं अपने अगले स्टॉक्स पे जो कि है कोटक महिंद्रा बैंक। जी हाँ दोस्तों, एक्चुअली कोटक महिंद्रा बैंक से रिलेटेड आपको ये न्यूज़ मालूम होगा कि कुछ दिनों पहले एक्चुअली इनके सीईओ उदय कोटक ने रिज़ाइन दिया था। तो उसके बिहाफ पे एक्चुअली आरबीआई आज अप्रूव किया है दीपक गुप्ता को एक्चुअली इंटरिम चीफ ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक के रूप में। और एक्चुअली ये 2 महीना के लिए रहने वाले हैं। तो एक्चुअली ये कोटक महिंद्रा बैंक पे आज सबका नज़र था कि आज कैसा परफॉर्म करता है इस न्यूज़ के कारण। तो आज तो बढ़िया परफॉर्म किया है और एक्चुअली आज सभी बैंकिंग सेक्टर ही अच्छा परफॉर्म किया है। जो भी बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक्स था सब ने अच्छा परफॉर्म किया है। खैर अब हम चलते हैं अपने अगले स्टॉक्स पे जो कि है हैवेल्स। जी हाँ दोस्तों, आज हैवेल्स ने अपना 52 वीक हाई लगाया और इसके पीछे का कारण था यूबीएस जो है सो उसे बाई का रिकमेंडेशन दिया। जी हाँ दोस्तों, यूबीएस एक्चुअली एक ब्रोकरेज फर्म है जिसने ऐसा बोला। खैर अब हम चलते हैं अपने अगले स्टॉक्स पे जो कि है बजाज फिनसर्व। जी हाँ दोस्तों, आज बजाज फिनसर्व के सब्सिडरी बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस का रिपोर्ट आना था। एक्चुअली मतलब ऐसा कह सकते रिजल्ट आना था, जिसमें उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और इसी के कारण आज बजाज फिनसर्व 2% ऊपर चढ़ गया था। तो एक्चुअली ऐसा कह सकते हैं कि बजाज फिनसर्व में एक्चुअली ये बहुत बढ़िया न्यूज़ था जिसके कारण आज अच्छा परफॉर्म किया। और लॉन्ग टर्म के लिए तो आपको एज़ यूजुअल मालूम ही होगा कि बजाज फिनसर्व हो या फाइनेंस दोनों ही बहुत बढ़िया है। खैर अब हम चलते हैं अपने अगले स्टॉक्स पे जो कि है कैंपस एक्टिव बियर। जी हाँ दोस्तों, एक्चुअली कैंपस एक्टिव बियर में जो कैंपस एक्टिव बियर के एक्चुअली जो सीओओ है उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। एक्चुअली सीओओ का मतलब यहाँ पे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। और सीओओ एक्चुअली कैंपस एक्टिव बियर का जो है सो पीयूष सिंह थे, जिन्होंने ये रेजिग्नेशन दिया। और मार्केट आवर्स में एक्चुअली ऐसा मालूम चला कि कैंपस एक्टिव बियर के जो सीओओ है यानी कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जो कि है पीयूष सिंह, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। तो एक्चुअली ऐसे में क्या होता है, लोगों के मन में डर बैठ जाता है कि कहीं कुछ कंपनी में गड़बड़ी तो नहीं हुई जिसके कारण इन्होंने रिज़ाइन दिया। तो ऐसा कुछ नहीं था। एक्चुअली इन्होंने अपना रेजिग्नेशन के पीछे अपना पर्सनल रीज़न बताया और उन्होंने कंपनी को छोड़ने से 3 महीना पहले ही एक्चुअली नोटिस पीरियड दे दिया था, ऐसा कहना है कंपनी का। तो
एक्चुअली ये ऐसे न्यूज़ आने पे क्या होता है, लोगों का फोकस बन जाता है कि आज स्टॉक परफॉर्म कैसा करने वाला है, क्योंकि लोगों को डर लग जाता है कि कहीं कुछ कंपनी में गड़बड़ी तो नहीं है जिसके कारण अचानक से उन्होंने रेजिग्नेशन दिया। तो ऐसा तो कुछ था नहीं। तो एक्चुअली न्यूज़ आने के दौरान तो फ्लैट ट्रेड कर रहा था, बट एट द एंड मतलब क्लोजिंग जो हुआ बहुत ही शानदार 4% ऊपर चढ़ के हुआ। खैर अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे जो कि है आरबीआई से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, एक्चुअली आपको ये मालूम होगा कि आज आरबीआई अपने आईसीआरआर से रिलेटेड कुछ न्यूज़ को बताने वाला था कि उसे कंटिन्यू करना है या डिसकंटिन्यू। तो जी हाँ दोस्तों, एक्चुअली आरबीआई इसे डिसकंटिन्यू करने वाला है, बट इन अ फेज्ड मैनर। सबसे पहले एक्चुअली ये 25% को रिलीज़ करेगा, और ये रिलीज़ जो होगा सो सितंबर 9 को होगा, यानी कि कल होगा। और उसके बाद फिर अगले 25% को एक्चुअली सितंबर 23 को करेगा, और फिर बचे हुए 50% को अक्टूबर 7 को करेगा। तो एक्चुअली यही थी न्यूज़ आईसीआरआर से रिलेटेड। अगर आपको आईसीआरआर के बारे में मालूम नहीं है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं इस पे एक अलग से टॉपिक बना दूंगा, जिससे कि आपको एक बहुत ही बढ़िया तरीके से ये टॉपिक आपको समझ में आ पाए। फ़िलहाल के लिए इतना बस समझ लो कि आईसीआरआर का फुल फॉर्म होता है इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो, जिसमें एक्चुअली ऐसा होता है कि आरबीआई एक्चुअली मार्केट के मूवमेंट को देख करके डिसीजन लेता है कि उसे अभी लिक्विडिटी को ग्रैब करना है या लिक्विडिटी को मार्केट में लाना है। तो एक्चुअली ये लिक्विडिटी को लाएगा या ग्रैब कैसे करता होगा। तो एक्चुअली दोस्तों ये जो होता है, जो बैंकों से पैसा ले लेता है लिक्विडिटी को अगर ग्रैब करना होता है तो, और वो लिक्विडिटी अगर मार्केट में लाना होता है तो एक्चुअली वो बैंकों को पैसा दे देता है। और दोस्तों इस दौरान एक्चुअली ऐसा होता है कि जब बैंकों द्वारा पैसा आरबीआई के पास जाता है तो उस पर कोई भी उसे इंटरेस्ट चार्ज नहीं मिलता है। तो ऐसा कह सकते हैं कि वो पैसा जो होता है सो ऐसे ही पड़ा रह जाता है। खैर अब हम चलते हैं अपने अगले स्टॉक्स पे जो कि है डिफेंस से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, डिफेंस में जैसा कि आपको मालूम होगा कि ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रहा है पिछले कुछ समय से। और इसमें कुछ स्टॉक्स की बात की जाए तो वो है HAL, उसके बाद हो जाएगा मैज़गान डॉक, उसके बाद कोचिन शिपयार्ड। तो ये सब में बहुत ही शानदार तेज़ी देखने को मिल रहा है, मानो ऐसा रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। और एक्चुअली आज कोचिन शिपयार्ड ने ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई, बट इस दौरान एक्चुअली कोटक जो है सो एक्चुअली इसे डाउनग्रेड कर दिया है। तो देखते हैं आगे एक्चुअली कोचिन शिपयार्ड में कैसा परफॉर्मेंस रहता है। हालांकि ये जो भी मतलब जो ब्रोकरेज फर्म हो या जो भी इंस्टीट्यूट होता है जो मतलब इसे अपग्रेड या डाउनग्रेड करता है, तो ये सब क्या होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है दोस्तों। अगर बिजनेस सही चल रहा हो तो लॉन्ग टर्म में वो पैसा बना के ही देता है। तो अब हम चलते हैं अपने अगले स्टॉक्स पे जो कि है रेलवे से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, और एज़ यूजुअल जैसे डिफेंस परफॉर्म कर रहा है वैसा ही बिल्कुल रेलवे भी परफॉर्म कर रहा है, मतलब ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रहा है। अगर बात की जाए IRFC की, या फिर हो RVNL, या फिर हो इरकॉन, या फिर हो रेलटेल, या फिर हो IRCTC, सभी में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रहा है। तो देखते हैं ये मतलब तेज़ी कब तक बरकरार रहता है। खैर अब हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट पे जो कि होता है FII DII एक्टिविटी से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, तो एज़ यूजुअल जैसा कि आपको मालूम है कि FII एज़ यूजुअल सेलिंग कर रहे हैं तो उसे ही कंटिन्यू किया है, और DII जैसे बाइंग करते हैं तो उसे बाइंग किया है। तो इसमें तो कुछ खास बताने को है नहीं, क्योंकि FII तो सेलिंग ही करते जा रहे हैं। बट इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इसके बावजूद भी हमारा मार्केट जो है सो ऑल टाइम हाई के आसपास में खड़ा है। तो सोचो एक बार कि अगर जब FII पैसा झोंकना शुरू करेंगे तो फिर हमारा मार्केट कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाएगा। खैर अब हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट पे जो कि होता है एक्सटर्नल फैक्टर से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, जिसमें हम कवर करते हैं क्रूड, रुपी और बॉन्ड्स के। तो अगर बात की जाए क्रूड की, तो क्रूड तो दोस्तों मतलब बहुत ही तेज़ी के मूड में दिख रहा है। रुपी की बात की जाए तो हल्का सा वीकनेस को परसिस्ट कर रहा है। और बात की जाए बॉन्ड्स की, तो बॉन्ड्स में भी अब हल्का सा इंचअप देखने को मिल रहा है। तो ऐसा कह सकते हैं कि एक्सटर्नल फैक्टर तो हमारे मार्केट के फेवर में नहीं है, बट इसके बावजूद भी हमारा मार्केट जो है ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा है। खैर अभी के लिए इतना ही दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। और अगर अभी तक आप मेरे साथ इस चैनल पे बने हुए हो तो दिल से धन्यवाद।